नमस्कार साथियों, मैं मयंक गौतम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल पर। देखिए, अभी हाल फिलहाल में परीक्षाएं होने वाली हैं और उन परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित प्रश्न किस प्रकार आ सकते हैं, तो उनको अच्छी तरीके से समझने के लिए आप किसी ना किसी पेपर में आए हुए हिंदी शब्दों को देखिए, या पुराने पेपर्स आपको किसी भी परीक्षा के मिल जाएं तो आपको ये पता चल जाएगा कि हिंदी के प्रश्न किस प्रकार आते हैं। उसी क्रम में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये पेपर हुआ था 2015 में उत्तर प्रदेश विधान भवन रक्षक एवं वन संरक्षक परीक्षा में। ठीक है, तो आइए समय ना गवाते हुए इस प्रश्न पत्र को हम हल करने की कोशिश करते हैं और आप देखिएगा कि किस तरीके के प्रश्न परीक्षा में आते हैं और उनको हमको किस प्रकार से हल करना होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले नंबर प्रश्न 1 की तरफ चलते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए, हाँ जी, पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? और ये जब मैंने लिपि पढ़ाया था तो बताया भी था कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है। तो इस हिंदी भाषा की किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में लिखी जाती है। देवनागरी का विकास ब्राह्मी से हुआ है, ब्राह्मी से ही गुरुमुखी लिपि का भी विकास हुआ है। तो भारत की सभी जो लिपियाँ हैं उन सभी की जो माँ कही जाती है वो ब्राह्मी ही कही जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? अगर इसमें हम स्वर की बात करें तो देखिए 1 2 3 ये आपके स्वर हैं। ये बहुत आसान प्रश्न है, तो आप आराम से डी ऑप्शन इसका लगा दोगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरे प्रश्न में वो आपसे पूछ रहा है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? मैंने ये बच्चों को बता रखा है, संज्ञा 5, सर्वनाम 6, विशेषण 4 तथा क्रिया 2 प्रकार की होती हैं। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जानते ही हैं आप, नहीं जानते हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी ऑफलाइन वाले बच्चे जो हैं वो तो जानते हैं, मैंने पढ़ा रखा है, और जो ऑनलाइन वाले हैं उनके लिए भी मैंने अभी वीडियो बनाया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, इसको अगर आपको प्रश्न पेपर में लगाना होता है तो सीधी सी बात है कि जब भी अगर कोई विशेषण होगा, अगर वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा तो वो विशेषण होगा, और यदि किसी क्रिया की विशेषता बताएगा तो क्रिया विशेषण होगा। सीधी सी बात है। अब देखो, बुद्धिमान लड़का, मीठा आदमी, मीठा चावल, पहला मकान, तो ये तो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। अब आप इसको देखेंगे तो तेज दौड़ना, तो तेज दौड़ने की विशेषता हो रही है, तो आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, चौथे का ए ऑप्शन। ठीक है, पांचवें की तरफ चलते हैं। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। अब देखिए होता क्या है, परीक्षा में हम जब इस तरीके का प्रश्न पूछता है एक वचन, तो पूछ तो आपसे वचन रहा है, क्या पूछ रहा? वचन। और कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि पूछ वो वचन रहा है और हम उत्तर दे आते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लिंग के आधार पर दे आते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, कई बच्चों के सामने आई है, मेरे से बताते हैं कि सर जी हमसे ये गलती हो गई। तो आपको वचन बताना है, वचन पूछ रहा है, और वो भी क्या चीज पूछ रहा है कि सदैव एक वचन में रहने वाला। जैसे पौधा शब्द है, पौधा का बहुवचन बनाया जाए तो पौधे बनता है, पुस्तक का बनाया जाए तो पुस्तकें बनता है, लड़का का बनाया जाए तो लड़के बनता है, लेकिन सहायता जो शब्द है ये सदैव एक वचन में, बहुवचन में इसी रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपका इसका पांचवें प्रश्न का जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं, निर्देश दिए हुए हैं परीक्षा में, जब आप पेपर कर रहे होते हो, प्रश्न हल कर रहे होते हो, अगर निर्देश दिए हैं तो इनको जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि निर्देश में ही असली चीज छिपी होती है। जैसे यहाँ दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। अब सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है, दिए तो 4 प्रश्न है, आप अपने मान के चलिए सही नहीं पढ़ा, आपने इसकी जगह पढ़ लिया कि गलत वर्तनी वाला शब्द चुनिए, तो आप गड़बड़ कर जाओगे। ठीक है, वैसे इसमें इतनी समस्या नहीं है, आराम से पता कर सकते हैं। छठे प्रश्न का अब हम लेकर चलते हैं। तो छठे प्रश्न में 4 वर्तनी दी हुई है, तो छठे का हो जाएगा आपका बी, पृथ्वी होता है। ठीक है, सातवां है आपका प्रश्न, सातवें प्रश्न में पूछा है, 4 शब्द दिए हैं, त्रिदोष, तिरदोष, त्रिदोष। अब देखो उच्चारण में लगभग ही समान लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम वर्तनी की बात कर रहे हैं तो वर्तनी लेखन से संबंधित होती है। तो यहाँ पर देखिए बोलने में ये त्रिदोष, लिखने में और बोलने में दोनों में ही ये आपका त्रिदोष सही आ रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका सातवें का डी हो जाएगा। आठवें की बात करें तो आठवां जो प्रश्न है इसका आपका बी ऑप्शन सही होगा, कौतूहल होता है। ठीक, कौतूहल नहीं होता, कोतूहल नहीं होता, कौतूहल नहीं होता, कौतूहल होता है। ठीक है,
अब 9वें प्रश्न में थोड़ा सा बच्चे फंसेंगे जरूर। क्यों? क्योंकि बहुत से इसको अष्ट लगा के आएंगे, असल में अष्ट नहीं होता, अष्ट होता है। ठीक, तो 9वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10वें का ये, बहुत से लोग जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, हिंदी मीडियम में जाते हैं, तो वो ज़्यादातर केमिस्ट्री केमिस्ट्री बोलते हैं। तो उनसे अगर पूछा जाए केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वो रासायनिक भी बोल सकते हैं, रासायनिक भी बोल सकते हैं, रसायनिक भी बोल सकते हैं। वैसे ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, इसे कभी कभार गड़बड़ कर जाते हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ कर आए बच्चे, तो इसको रासायनिक बोल जाते हैं, लेकिन रासायनिक नहीं, रासायनिक होता है। तो 10वें का बी ऑप्शन हो जाएगा। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, बुरा मत मान जाना। ठीक है, चलिए अगले निर्देश क्या आए कि उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है? विलोम। विलोम का मतलब विपरीतार्थक, विपरीत अर्थ प्रदान करने वाले। जैसे उपकार होता है आपका, तो उपकार करना और उपकार की जगह अपकार करना। ठीक, तो इसका आपका 11वें का जो ऑप्शन है आपका सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 की तरफ आते हैं। 12वां है उन्मुख। उन्मुख, उन्मुख का मतलब एक और की तरफ चलना, और विमुख अर्थात किसी से पीछे हो जाना या अलग हो जाना, वही क्या कहलाता? उन्मुख। तो 12वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वें प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न है अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब जरूरी, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैकल्पिक का अर्थ और ऐच्छिक का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अनिवार्य के बी और सी ऑप्शन हो रहे हैं जो आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, डी ऑप्शन में दिए हैं बी और सी दोनों। चलिए उद्यम की बात करते हैं। असल में ये जो उद्यम शब्द दिया है ये उद्यम है। क्या है? उद्यम, उद्यम नहीं है। और बहुत से लोग इसको ऊधम पढ़ लेंगे। ठीक है, ऊधम नहीं है, ये उद्यम है, उद्यम। ठीक, इससे उद्योग बनता है, उद्यम। ठीक, तो उद्यम का जो बहुवचन होता है वो विलोम शब्द होता है, माफ कीजिएगा, आलस होता है। तो 14वें का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वां प्रश्न में पूछ रहा है विस्तृत का विलोम शब्द क्या है? विस्तृत अर्थात विस्तार कर देना, और संक्षिप्त का मतलब छोटा कर देना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर निर्देश आ गए आपके सामने कि नीचे लिखे शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची बताइए। अब आपको पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची का मतलब एक जैसे अर्थ वाले। तो मेधावी जो होता है, मेधावी, मेधावी को बोला जाता है प्रतिभावान। विद्वान से संबंधित नहीं है ये, किससे है? प्रतिभावान से संबंधित है। चलिए प्रश्न संख्या 17 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 17 है अमृत। अमृत का बहुवचन वैसे क्या होता है? विष होता है। ठीक है, वो तो विलोम शब्द है, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? पर्यायवाची अर्थात आपसे, देखिए होता क्या है पेपर में। अब आप इसको, अमृत को आपने पढ़ा, अब लेकिन आप ऊपर निर्देश नहीं पढ़ के आए हैं, तो आप हो सकता है इसका या विलोम शब्द दिया हो, जैसे अमृत का विष भी दिया हो, तो हो सकता है आप विष पहले देखते ही आप विष को लगा दें। लेकिन मैं वही सबसे कहता हूँ कि प्रश्न को पढ़िए, उसके निर्देशों को पढ़िए, उसी आधार पर ही जवाब दीजिए। तो अमृत की बात करी जाए, आपसे पर्याय पूछ रहा है, ना कि विलोम। तो पर्याय का मतलब अमृत जैसा है। पीयूष, पीयूष को भी क्या बोलते हैं? अमृत बोलते हैं। ठीक है, अगला जल निधि। जल निधि, देखिए जल निधि, निधि मतलब धी, मतलब धारण करने वाले। देखिए जहां पर आपको ध दिखाई दे वहां पर तो धारण करने वाले अर्थात सागर का पर्यायवाची हो जाएगा। पहले इस प्रश्न का उत्तर ले लीजिए। 18वें का जो आपका उत्तर है वो ए है, सागर है। अब समझिए बात को, अगर कहीं ध आता है जल के पर्यायवाची के साथ में, तो वो सदैव सागर के पर्यायवाची होंगे। यदि द आता है, द का मतलब होता है देने वाला, जल को देने वाला, और जल कौन देता है? बादल देते हैं। तो जब भी किसी जल के पर्यायवाची के साथ में बादल आ जाए, जैसे पानी को बोलते हैं नीर, और हम दा लगा दें, तो क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा। और यदि इसी दा के स्थान पर, जैसे दा लिख रहा है, इस दा के स्थान पर आप कर दें ध, नीरद, तो ये आपका हो जाएगा बादल का, वो सागर का हो जाएगा। अब तीसरी बात कि यदि जा लगा दिया जाए पीछे से, जा मतलब जन्म लेने वाला, तो आपके हो जाते हैं कमल के पर्यायवाची। ठीक है, जैसे नीरज, जलज। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? तो धा आएगा तो सागर के होंगे, जा आएगा तो कमल के होंगे, और द अर्थात देने वाला आएगा तो बादल के होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मरकट। मरकट अच्छी तरीके से भी जानते हैं बंदर का पर्यायवाची होता है। चलिए, अब निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? तो तरु होता है, पादप होता है, शाखी भी होता है, बेहग नहीं होता। तो इसका जो आपका 20वां है, 20वें का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने 21वें प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न है 19 में
कौन सा उपसर्ग है? तो 19 में आपका उन उपसर्ग है। ठीक है, उनका अर्थ होता है एक कम। क्या होता है? एक कम। नी, और ये नीस जो है ये 20 शब्द है, ये शब्द बना है उन और 20 से। ठीक, इस ना की वजह से इस वा में विकार उत्पन्न हुआ, तो ये भी नाकाई रूप ग्रहण कर लिया। तो अब ये शब्द क्या बना आपका? 19। उन माने एक कम और 20 मतलब 20। चलिए, अभ्यागत। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी है। ये यण संधि के आधार पर ये उपसर्ग इसमें जुड़ा है, अभिधन आगत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? देखिए, जब उपसर्ग प्रत्यय जोड़ने के लिए आते हैं तो आप मूल शब्द को ढूंढ लो, और मूल शब्द अगर आपने ढूंढ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें अलग से क्या चीज जोड़ी गई है। मूल का अर्थ जिसमें कोई विकार ना हो या जिसमें कोई चीज जोड़ी ना गई हो। ठीक है, तो देखते हैं। गुणवान, आपको पता है गुण एक शब्द होता है, इसमें वान जोड़ा गया, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। एक, एक के साथ में हरा जोड़ा हुआ है तो एक आपका शब्द हो गया। अब आता है दूजा और दुबला। ठीक है, अब दू और बला, ठीक, तो ये नहीं है, तो बचा कौन सा आपका? दूजा। तो यहां पर आपका जो 23वां प्रश्न है, इसका जो ऑप्शन है आपका वो बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या परिवर्तित होता है। ये हिंदी की संधि से संबंधित भी नियम आपके प्रत्यय में लगते हैं। इस सप्ताह के साथ इक प्रत्यय लगने से सा में भी विकार उत्पन्न होता है और स सा हो जाता है, बड़े आ की मात्रा अर्थात दीर्घीकरण कर दिया जाता है सबसे पहले वर्ण का। तो इसी आधार पर ये इक प्रत्यय लगने से, वैसे बहुत से इसको सीधे सीधे लगाकर साप्ताहिक भी कर सकते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। साप्ताहिक शब्द होता है 24वें का सी। अब आते हैं 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से रूढ़ शब्द कौन कौन से हैं, या वो कौन सा है? माफ कीजिएगा, रूढ़ का अर्थ होता है प्राचीन, अर्थात वे शब्द जो शब्दों के योग से ना बने हो। अगर हम पंकज की बात करें तो ये पंक और ज से बना है। पंक माने कीचड़, ज माने जन्म लेने वाला। अभी मैंने बताया था जलज, जल से जन्म लेने वाला, तो ये भी एक शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ने से बना है। विद्यालय, विद्या और आलय से बना है। अब आपका जो बच गया वही क्या है? आपका कमल है। ये बात मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि प्रश्न को हल करने के दो तरीके होते हैं, या तो सही को चुन लीजिए या तीन को गलत कर दीजिए, और तो अगर तीन गलत हैं तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आगे। पंचानन में कौन सा समास है? विद्यार्थियों को मैं बताता हूं और आपको भी ये बात बता रहा हूं कि देखिए, पंचानन की बात करी जाए तो पंचानन जब हम बोलते हैं तो पंचानन शब्द बोलते समय हम इसके मूल अर्थ को ग्रहण ना करके इसका एक अलग अर्थ ग्रहण करते हैं। यानी कि अलग अर्थ अगर आप किसी शब्द का ग्रहण करते हैं तो वहां पर आपको सबसे पहले बहुब्रीहि समास लगाना होता है, कोई सा भी समास हो उस शब्द में, लेकिन सबसे पहले हम फिर कौन सा लगाएंगे? बहुब्रीहि लगाएंगे। वैसे ये आपका द्विगु समास भी है, अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं होता तो हम इसको दुगु लगाते। क्यों? क्योंकि ये इस समय पर समस्त पद के रूप में है, और समस्त पद जो अर्थ प्रदान करता है उसके आधार पर हम समासों का निर्धारण करते हैं। तो पंचानन शब्द एक समस्त पद है, और इसका जो अर्थ है, जब भी इसको प्रयोग करोगे तो ये पंचानन अर्थात पांच आनन का अर्थ न प्रदान करके किसी दूसरे का नाम अर्थ प्रदान करेगा। पंचानन वैसे बजरंगबली को, हनुमान जी को बोला जाता है। ठीक, चलिए, सत सही। अगला है आपका सत सही। सत सही की बात करी जाए तो सत माने सात और सही मतलब सही। तो सत सही जो शब्द है इसमें कौन सा समास होगा? तो देखिए, जब किसी संज्ञा से पहले संख्यावाचक विशेषण दिया होता है तो वो समस्त पद क्या कहलाता है? द्विगु समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए, द्विगु अर्थात जहां पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। चलिए, 18वां और 28वां प्रश्न है आपका, गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। देखिए, समास पहचानने के लिए वैसे तो मैं ट्रिक से पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन आपको बता दूं, तत्पुरुष समास की बात करी जाए तो तत्पुरुष समास में पूर्व पद के साथ लगी कारक विभक्ति का लोप होता है। यानी कि अगर हम समस्त पद को तोड़ें तो पूर्व
पद के साथ यदि कारक विभक्ति आती दिखाई दे रही है तो वह तत्पुरुष समास होता है। तो इसको अगर आप तोड़ोगे, आप सामान्य तौर पर तोड़ोगे, तो आप गंगा जल तोड़ते समय शब्द को क्या बनेगा, गंगा का जल। और का क्या है, एक कारक की विभक्ति है, तो इस आधार पर आप कह सकते हो कि गंगा जल में तत्पुरुष समास होगा। तो 28 में का आपका जो ऑप्शन है ए सही हो जाता है। चलिए अगले फिर निर्देश, आगे निर्देश पढ़ते हैं। वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए। चलिए, जिसकी आशा ना की गई, और जिसकी आशा की जाती है वो आशातीत होता है, और जिसकी आशा नहीं की जाती वो अप्रत्याशित होता है। तो आपका इसका 29वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को तीन ओर पानी से जिसने घेर रखा हो, या पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है। अब मैं अगर इस प्रश्न की बात करूं तो ये इसकी आधिकारिक उत्तरमाला आई थी, उसमें उन्होंने एक उत्तर गलत मान लिया था, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो मैं बताऊंगा आपको। पृथ्वी के तीन ओर से घिरे हुए पानी वाले स्थान को, या पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान कहलाता है प्रायद्वीप। ठीक है, अब समझिए प्रायद्वीप क्यों कहते हैं। प्रायद्वीप, जैसे हमारा जो भारत है वो तीन ओर पानी से घिरा हुआ है। जैसे ये भारत हमारा किधर से घिरा है, इधर भी पानी, इधर भी पानी और इधर भी पानी है। तो हमारे भारत को, इस भाग को क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। तो बात समझ में आ गई, मैंने आपके सामने भी सिद्ध करके दिखा दिया। प्रायद्वीप कहते हैं। द्वीप क्या होता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। और महाद्वीप क्या होता है, महाद्वीप होता है इसी द्वीप का ही बड़ा भाग। तो आपका ये जो 30वां प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रायद्वीप। ठीक है, चलिए। जिसके पास कुछ भी ना हो, तो जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसको अकिंचन कहते हैं। वैसे देखिए, गरीब दरिद्र ये एक ही अर्थ प्रदान कर रहे हैं, लेकिन हमें अकिंचन शब्द से लेकर चलना है, क्योंकि अकिंचन का अर्थ ही है कि जिसके पास कुछ ना हो। चलिए, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वता पूर्वक भाषण क्या कहलाता है, वो बताना है आपको। तो 32वें प्रश्न का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिभाषण कहलाता है। चलिए, आदि से अंत तक। आदि, अब आदि से अंत तक की बात हो रही है, तो आदि नहीं होगा, अंतिम भी नहीं होगा, दिगंतक भी नहीं होता, आद्योतपांत होता है। आदि धन उपरांत तक इसको बोलते हैं। ठीक, चलिए। अगला है आपका, निम्नलिखित मुहावरों व लोकोक्तियों के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, मुहावरे लोकोक्ति बहुत सरल चीज होती है, एक बार पढ़ने पड़ते हैं। यह है, आंख का पानी ढल जाना है, आंख का पानी समाप्त हो जाना। तो आंख का पानी समाप्त हो जाना ये नकारात्मक के एक अर्थ में जाता है, किसी को उलाहना देने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे तुम भाई साहब इतने गिर चुके हो कि तुम्हारी आंखों का पानी तक ढल गया है, अर्थात तुम क्या हो गए हो, निर्लज, अर्थात तुम्हारे आंखों से लज्जा समाप्त हो गई है। तो 34वें का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ, जैसे अंधा क्या है, अंधा व्यक्ति है, उसके हाथ में अच्छी सी एक चिड़िया लग गई है या कोई अच्छी चीज लग गई है। अब इस आधार पर आप इसका अर्थ लगाइए। तो अंधा के अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, कभी भी आप मूल अर्थ पर कभी मत जाना, लोकोक्ति मुहावरों के कभी भी मूल अर्थ पर मत जाना। ठीक है, अंधे की लकड़ी होना, अब ये आ गया और आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन में दे दिया कि अंधे के पास में एक ही लकड़ी होती है, तो वो नहीं होगा, कभी मूल अर्थ पर मत जाओ, उसका थोड़ा सा अर्थ लगाओ, अलग अर्थ होता है। ठीक है, अंधे के हाथ बटेर लगना, तो अपात्र के लिए बड़ी सफलता जब मिल जाती है तो वो तभी कहा जाता है कि भाई अंधे के हाथ में तो भाई बटेर लग गई। ठीक है, तो यहाँ तक आपके हो गए 35वां प्रश्न। अब 35वें के बाद चलते हैं 36वें प्रश्न का। ये बहुत प्रयोग होता है 36वें प्रश्न में, जो आपसे पूछा गया है। एक सेकंड। थाली का बैंगन। अगर थाली के बैंगन की बात करी जाए तो अच्छे अच्छे इसको जानते हैं सिद्धांतहीन व्यक्ति। ठीक है भाई, तू तो लुढ़कना लोटा है या फिर थाली का बैंगन है। थाली का बैंगन का मतलब जो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, कभी इसकी बात करेगा कभी उसकी बात करेगा, तो ऐसे क्या कहलाते हैं, थाली के बैंगन कहलाते हैं। बात क्लियर हो गई। चलिए अगला देखते हैं। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। चाम का मतलब चमड़ा, यानी कि चूहे के चमड़े से, अब चूहा कितना सा होता है, छोटा सा होता है, क्या उसके चमड़े से या उसकी खाल से नगाड़ा मर जाएगा, नहीं मरा जा सकता। तो सीधी सी बात है कि हमारे पास सीमित साधन हो तो क्या हम बड़े काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो वो डी हो जाएगा। तो आपका 37वें का और जो ऑप्शन है आपका डी वो हो जाएगा, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। 38वां प्रश्न।
38वां प्रश्न है तलवार की धार पर चलना। तलवार कैसी होती है? नुकीली होती है, और अगर आप इसकी धार पर चलोगे तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? कठिन कार्य ही तो कर रहे हो। तो सीधी सी बात है, इसका 38वें का कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 39वें की तरफ चलते हैं। 39वां प्रश्न है अलंकार शब्द का अर्थ होता है। अलंकार असल में आभूषण शब्द का बोधक होता है। ठीक है, अलंकार जिससे काव्य की शोभा बढ़ती है। जिस प्रकार आभूषण एक स्त्री की शोभा को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। चलिए अगला आ जाता है 40वां प्रश्न। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। ये बड़ी लंबी कहानी है, ये पूरी की पूरी आपकी यमक अलंकार के ऊपर ही है ये जो कविता है। ठीक है, तो 40वें प्रश्न का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये जो कहानी है मैं इस पर थोड़ी सी बात कर लूं। इसमें ये कहा गया है ऊंचे घोर मंदिर में रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर में रहती है, तीन बेर खाती थी अब तीन बेर खाती है। अर्थात पहले वो तीन बेर अर्थात 3 बार दिन में भोजन करती थी, अब स्थिति उसकी ऐसी हो गई है कि वो केवल दिन में 3 बेर अर्थात फल खाती है। तो यहाँ पर जहाँ किसी शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भी अलग अलग होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे आपने इसका जो साधारण उदाहरण है, साधारण में उदाहरण क्या बोलता हूँ कि उसको रजिस्टर्ड उदाहरण बोला जाता है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से आपको अलंकार भी पढ़ाऊंगा, अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, और आपकी समझ में भी आएंगे और परीक्षा में आप करके भी आएंगे। 40वें प्रश्न के बाद 41वां प्रश्न है ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक। अब देखिए मनो मानो जनो जानो ज्यों त्यों ये शब्द जब आते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने केवल इन्हीं 40 प्रश्नों को मान के चलिए। मैं शुरुआत करूंगा 41वें प्रश्न से। वैसे मैंने इसका उत्तर दे दिया है। ये परीक्षा जो हुई थी इसमें 80 प्रश्न आए थे। कितने? 80 प्रश्न आए थे। अगर मैं इन 80 प्रश्नों को अगर इसी पार्ट में अगर मैं करा दूंगा एक ही भाग में, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग फिर वीडियो जब हो जाते हैं तो उनको देखते नहीं हो। तो इस पेपर को मैंने 2 भागों में बांट दिया है। ये है इस परीक्षा के पार्ट 1, और पार्ट 2 में मैं 40 से लेकर 80 प्रश्न तक आपको हल कराऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी ही, और इसका वीडियो हो सकता है जो सेकंड पार्ट है वो मैं कल ही डाल दूं। ठीक, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। नमस्कार।